हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस एंड ओम्स लॉ जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो भाई पिछली क्लास में नियर अबाउट 10 न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए थे और इस क्लास में हम लोग आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग nichrome connected to a 230 volt supply draws an initial current 3.2 ampere which settles after a few seconds at a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of heating element if the room temperature is 27 degrees Celsius? Temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.7 into 10 to the power minus 4 पर डिग्री सेल्सियस। तो भाई हमें जो है इस क्वेश्चन में फर्स्ट टेम्परेचर तो 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ। अब सेकेंड टेम्परेचर निकालना है जिसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट 2.8 एम्पियर हो जाती है। तो स्टूडेंट, हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो उसका रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारी 3.2 एम्पियर से 2.8 एम्पियर डिक्रीज होती हुई दिख रही है। एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट, कोई भी कंडक्टर जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने पर उस कंडक्टर में जो बैटरी एनर्जी देता है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट डेसिपेटेड होती है। तो अब भाई इन द फॉर्म ऑफ हीट अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी डेसिपेटेड होगी गिवन बाय द बैटरी टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो स्टूडेंट वो जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर राइज होगा, ड्यू टू विच उसके इलेक्ट्रिक करंट में चेंज आएगा। तो ओवरऑल क्वेश्चन जो है वो अगर हम लोग जनरल लैंग्वेज में समझे तो कहना चाहता है कि भाई पहले इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 3.2 एम्पियर है, बाद में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 2.8 एम्पियर हो जाती है और ये जो है कांस्टेंट रहती है, फिर इसके बाद चेंज नहीं होता। तो भाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिक कंडक्टर का 27 डिग्री सेल्सियस से कुछ राइज हुआ होगा, तब ना उसका इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज हुआ होगा। तो स्टूडेंट, हमें यहां पर जो है फर्स्ट कंडीशन में जो बात दी गई है स्टार्टिंग में, तो हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट at room temperature T1 is equal to 27 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट वो टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 3.2 है, तो R1 इज इक्वल टू हमारा बन रहा है वोल्टेज 230 वोल्ट अप्लाई किया गया एंड इलेक्ट्रिक करंट 3.2 एम्पियर फ्लो हो रही। सिंस R इज इक्वल टू V बाई I, फार्मूले से हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। सेकेंड स्टूडेंट, अब क्या हो रहा है कि हमने इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के टेम्परेचर को राइज होते हुए देखा ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट से। तो स्टूडेंट, सिंपल सी बात है भाई कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो सेकेंड टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का सेकेंड टेम्परेचर में जो रेजिस्टेंस होगा उसको आप बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट एट आफ्टर
आफ्टर फ्यू सेकेंड। इट मीन्स T2 टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है। इस टेम्परेचर में जो रेजिस्टेंस है R2 230 डिवाइड बाई 2.8 एम्पियर। तो स्टूडेंट हमने यहां पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट कर लिया। अल्फा तो भाई गिवन है, अल्फा जो गिवन है हमको, वो अल्फा की वैल्यू है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो स्टूडेंट ये जो अल्फा हमें गिवन है, ये क्या होता है भाई? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ रजिस्टर। तो उस रजिस्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास अल्फा गिवन है। अब स्टूडेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई R1 इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर चेंज है वो T2 माइनस T1 डिग्री सेल्सियस है। इसमें जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है वो है R2 माइनस R1। क्लियर? फाइनल माइनस इनिशियल। देन 1 ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने में जो चेंज इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होगा दैट इज R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 इंटू T2 माइनस T1। क्लियर? इसे ही हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा। अब स्टूडेंट करना क्या है? सिंपली हमें वैल्यूज सारी पुट करनी है। R2 R1 R1 T2 माइनस T1 सबकी वैल्यू पुट करेंगे, T2 की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो भाई सिंपल सी बात है, जो हमारा T2 माइनस T1 निकल कर आ रहा है यहां, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू अल्फा। नाउ स्टूडेंट भाई इधर तो प्लेस है नहीं, तो इधर सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? तो यहां पर जो है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 की वैल्यू जो गिवन है 230 डिवाइड बाई 2.8 माइनस 230 डिवाइड बाई 3.2 डिवाइड बाई R1 230 डिवाइड बाई 3.2 इंटू वैल्यू ऑफ T2 जो है हमारी वो फाइंड आउट कर, सॉरी अल्फा की वैल्यू यहां पर करनी है। तो अल्फा है हमारा 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4। स्टूडेंट अब इससे सॉल्व करेंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, तो ये टेम्परेचर हमारा निकल रहा है 840.3 डिग्री सेल्सियस, सॉरी हाँ 840.3 डिग्री सेल्सियस। अब भाई हमारे पास T1 टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, तो उसके प्लेस में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। T2 माइनस 27 इज इक्वल टू 840.3 डिग्री सेल्सियस। देन T2 जो टेम्परेचर फाइंड आउट हो रहा है 867.3 डिग्री सेल्सियस। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरीके से हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है। नोट कर लीजिए आप। Student, next numerical, the number of density conduction electrons in a copper conductor is 8.5 into 10 to the power 28 per meter cube. How long an electron does to drift from one end of a wire, 3 meter long to its other end? The area of cross section of the wire is 2 into 10 to the power -6 meter square and it is carrying a current of 3 ampere। तो भाई यहां पर हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर को, पूरे कंडक्टर की लेंथ को पास करने में लेगा। क्लियर स्टूडेंट? और यहां जो गिवन चीज है स्मॉल n इज इक्वल टू 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 मीटर पावर -3 एंड जो लेंथ दी है कंडक्टर की वो 3 मीटर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर।
और जो इलेक्ट्रिक करंट कैरी करता है कंडक्टर वो 3 एम्पियर। क्लियर स्टूडेंट? अब हमें फाइंड आउट करना है कि यहां पर टाइम जो लेगा टी वो कितना होगा पूरी कंडक्टर की लेंथ को फ्री इलेक्ट्रॉन को पास कर। स्टूडेंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम लोग सबसे पहले यहां पर वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन की। इसके बाद स्टूडेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाने के बाद लेंथ हमारे पास रही है और लेंथ भी गिवन है, देन टाइम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं लेंथ डिवाइड बाई स्पीड, और यही हमारा आंसर होगा जो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट जो है फार्मूला यूज होगा यहां पर। तो फार्मूला हमारे पास I इज इक्वल टू NEA VD, देन VD इज इक्वल टू हुआ I बाई NEA। I का वैल्यू है 3, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स 8.85 इंटू 10 टू द पावर 28, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है स्मॉल ई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। क्लियर? एंड जो क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है वो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब स्टूडेंट इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई, क्या है पावर्स जो है आपको यहां पर 28 माइनस 19 माइनस 6 पावर को कैलकुलेट कर लेंगे, फिर पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लगाएंगे, ऐसा करके आप कैलकुलेशन करेंगे। अगर आपको कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख के बताएं, हम नेक्स्ट टाइम से कैलकुलेशन को और जो है एक्सप्लेन करते हुए समझाएंगे। बाकी अपना टाइम बचाते हैं भाई। तो यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फाइंड कर लेंगे। अब स्टूडेंट जो टाइम है वो होता है लेंथ डिवाइड बाई डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड और लेंथ डिवाइड बाई स्पीड, देन जो टाइम यहां पर होगा T इज इक्वल टू L बाई VD। तो लेंथ है हमारे पास 3 मीटर लॉन्ग है इलेक्ट्रिक कंडक्टर, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है वो है 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। नाउ स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करेंगे तो T आ रहा है हमारा 2.72 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड, 2.72 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड। एंड स्टूडेंट अगर हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करते हैं देन ये है 7 hours 33 मिनट, 7 hours 33 minutes। Then student 3 meter long electric conductor may free electron, how long an electron take does to drift from one end of a wire। तो इसके लिए वो टाइम जो लेगा वो है 7 hours 33 minute और 2.72 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड। तो सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, I इज इक्वल टू NEA VD फॉर्मूले को यूज करना था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, VD इज इक्वल टू लेंथ डिवाइड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड करना था, और सिंपली आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द अर्थ सरफेस हैज ए नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 10 to the power minus 9 coulomb per meter square। The potential difference of 400 kilovolt between the top of atmosphere and the Earth's surface results in a current of only 1800 ampere over the entire globe। If there were no mechanism of sustaining atmospheric entire field, electric field, how much time would be required to neutralize the Earth's surface? Earth's surface। बट जो प्रैक्टिकली होता है ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट, इस चीज के बारे में इसने बता रखा हुआ है। एंड लाइटनिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां से भाई अपना क्वेश्चन जो है इंड भी हो जाता है। क्लियर? तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो अर्थ है
उसमें एक नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है 10 टू द पावर -9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अर्थ जो गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अर्थ वो सिग्मा इज इक्वल टू है स्टूडेंट 10 टू द पावर -9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगेन बोल रहा है कि अर्थ के और एटमॉस्फेयर के बीच जो है, अर्थ और एटमॉस्फेयर के बीच 400 किलो वोल्ट का जो एक पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि जो करंट फ्लो हो रही है आई, वो है 1800 एम्पियर। क्लियर स्टूडेंट? तो ये करंट जो है, अगर टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर, अर्थ इंटायर ग्लोब, पूरे अर्थ से एटमॉस्फेयर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो रही है वो 1800 एम्पियर फ्लो रही। तो कह रहा है कितना टाइम लगेगा हमें पूरी अर्थ को न्यूट्रलाइज करने में। क्लियर स्टूडेंट? पूरी अर्थ को न्यूट्रलाइज करने में टाइम क्या लगेगा? सिंपल सी बात है स्टूडेंट, एक डायग्राम से इसको समझा देते हैं। अगर हमारी अर्थ जो है नेगेटिव चार्ज रख रही है टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर से, क्लियर? तो भाई अगर यहां इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस 400 किलो वोल्ट का स्टेब्लिश है, देन टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर से जो है अर्थ की तरफ एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है 1800 एम्पियर की। अब ये बोल रहा है कि इस करंट की वजह से अर्थ हमारी न्यूट्रलाइज होगी। क्लियर? तो कह रहा है इस अर्थ को न्यूट्रलाइज होने में टाइम कितना लगेगा। दूसरी बात स्टूडेंट बोला है कि जनरली ऐसा नहीं होता है, ये मैकेनिज्म नहीं होता है। जो थंडर स्टॉर्म होते हैं वो ग्लोब के डिफरेंट पार्ट्स में लाइटनिंग के भी वहां पर आपको दिखाई देती है, और आपने कई बार थंडर स्टॉर्म में देखा भी है। तो वो जनरली अर्थ को न्यूट्रल करते रहते हैं। तो ये एक सेल्फ प्रोसेस है, बट हमें यहां पर टाइम को कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर सिग्मा रेडियस ऑफ अर्थ जो है 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर गिवन है हमको। तो सबसे पहले तो भाई टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट यूनिट सरफेस एरिया में जो चार्ज है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, देन टोटल सरफेस में जो चार्ज होगा वो फाइंड आउट करना है। तो टोटल चार्ज जो यहां पर बनेगा, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी स्टूडेंट यहां पर। तो Q की वैल्यू निकलेगी, सिग्मा जो है हमारा 10 टू द पावर -9, 4 इंटू 3.14 इंटू रेडियस है 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 होल स्क्वायर। देन जो टोटल चार्ज स्टूडेंट यहां फाइंड आउट हो रहा है, कैलकुलेट कर लेंगे आप इस वैल्यू को, और वो टोटल चार्ज है 5.1 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलम। 5.1 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलम। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू IT। सिंस Q इज इक्वल टू IT, देन T जो है हमारा वो Q बाई I हो जाएगा। तो जो टाइम है हमारा वो चार्ज डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक करंट है। चार्ज है 5.1 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलम एंड इलेक्ट्रिक करंट है 1800 एम्पियर। नाउ स्टूडेंट जो टाइम हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो आएगा 283 सेकेंड, 283 सेकेंड। और इसको अगर मिनट एंड सेकेंड में डिनोट करें तो 4 मिनट 43 सेकेंड। तो ये 4 मिनट 43 सेकेंड भी बनने वाला है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये है भाई वो टाइम जिसमें अर्थ हो जाएगी न्यूट्रलाइज। 283 सेकेंड, 4 मिनट 43 सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं भाई। सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है, चार्ज निकाल लीजिए। क्लियर? चार्ज के बाद टाइम आपको निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट गिवन है Q इज इक्वल टू IT से, T इज इक्वल टू Q बाई I। बट मैकेनिज्म क्या है, टोटल क्वेश्चन को अगर समझना चाहे तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को।
नोट कर लीजिए स्टूडेंट इसको। स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, one of aluminium and the other of copper, have the same resistance. Which of the two wire is lighter? Hence explain why aluminium wires are preferred for overhead power cables. तो स्टूडेंट ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बट इसमें फॉर्मूला जो है यूज होगा R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। देखते हैं। तो भाई एल लेंथ के वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ एल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, एरिया ए। तो स्टूडेंट वो है हमारे पास R इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन स्मॉल एल। नाउ स्टूडेंट जो मास होता है वो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्लियर? सिंस मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्लियर? देन स्टूडेंट जो मास बना हमारा वहां, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। भाई किसी कंडक्टर का जो वॉल्यूम होगा वो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट होगा। क्लियर? तो ए इंटू एल एंड डेंसिटी है डी। अब यहां से अगर स्टूडेंट हम लोग ए की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो निकल कर आ रही है R इंटू एल अपॉन रो। क्लियर? देन स्टूडेंट यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जो मास फाइंड आउट होगा इस वैल्यू को जब हम ए की वैल्यू यहां मास में पुट करेंगे, देन M इज इक्वल टू R इंटू एल स्क्वायर इंटू डी बाई रो। क्लियर? अब स्टूडेंट कॉपर के मास को और एल्यूमिनियम के वायर के मास को इसी से फाइंड कर लेते हैं। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम वायर, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम वायर and density of aluminium wire divide by specific resistance of aluminium wire। और अगर हम कॉपर वायर के लिए देखते हैं तो मास ऑफ कॉपर वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर, लेंथ ऑफ कॉपर वायर, डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर। क्लियर स्टूडेंट? अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इट मींस यहां पर एल ए एल इज इक्वल टू एल कॉपर, वो लेंथ इक्वल गिवन है। हैव द सेम रेजिस्टेंस, इट मींस जो एल्यूमिनियम वायर का रेजिस्टेंस है वही हमारे कॉपर वायर का रेजिस्टेंस है, तो सेम रेजिस्टेंस भी है। देन स्टूडेंट अगर हम एल्यूमिनियम वायर के मास में कॉपर वायर के मास से डिवाइड करते हैं, यहां पे क्या है? विच ऑफ द टू वायर इज लाइटर। तो इट मींस इनके बीच में हमें एक रिलेशन निकालना है, कंपैरिजन करना है, तो रेशियो से कंपैरिजन हो सकता है। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम वायर, अब स्टूडेंट इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारा R। देखिए आर एल आर सी यू से कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये इक्वल है, एंड एल ए एल एल सी यू से कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये भी लेंथ इक्वल है और रेजिस्टेंस इक्वल है। यहां पर रेजिस्टेंस कैपिटल आर शो कर देते हैं। तो भाई इक्वल रेजिस्टेंस से इक्वल लेंथ है तो ये टर्म तो कैंसिल होने वाले हैं। अब यहां पर केवल बचने वाला क्या है स्टूडेंट, देख लेते हैं भाई।
तो ये है हमारा डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम वायर अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम वायर इनटू, ये हमारा डिवाइड में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर। अब स्टूडेंट एक बात ये देखिए कि यहां पर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया है। तो रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम वायर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसी तरीके कॉपर में रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000। तो अगर हम रिलेटिव डेंसिटी में 1000 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें एल्यूमिनियम वायर एंड कॉपर वायर की जो डेंसिटी है वो फाइंड आउट हो जाएगी। इट मींस डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम वायर के प्लेस में हम लोग पुट कर सकते हैं 2.7 इंटू 10⁻³ अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम वायर गिवन है यहां पर 2.63 इंटू 10⁻⁻8 इंटू कॉपर वायर की 1.72 इंटू 10⁻�8। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमने लिखा एंड कॉपर वायर की डेंसिटी, तो 8.9 रिलेटिव डेंसिटी में डेंसिटी ऑफ वाटर का करना है मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व होकर आ रहा है 0.46, तो 0.46 आ रहा है MAL अपॉन MCU 0.46। क्लियर? इट्स मीनिंग इज दैट स्टूडेंट कि जो मास ऑफ एल्यूमिनियम वायर होगा वो 0.46 टाइम्स ऑफ कॉपर वायर। अब स्टूडेंट यहां देखिए कॉपर वायर के मास में जो हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं वो 1 से लेस नंबर है। इट मींस जो एल्यूमिनियम वायर है वो लाइटर है इन कंपेरिजन टू द कॉपर वायर। दूसरी बात स्टूडेंट, तो भाई एल्यूमिनियम वायर जो है हमारा, एल्यूमिनियम वायर इज 0.46 टाइम्स लाइटर देन कॉपर वायर। दूसरी बात स्टूडेंट यहां पूछी गई थी, हेंस एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम वायर आर प्रिफर्ड फॉर ओवरहेड पावर केबल्स। तो इसका भी रीजन यही है स्टूडेंट, बिकॉज जो एल्यूमिनियम वायर है वो 0.46 टाइम लाइटर है देन कॉपर वायर, इसलिए हम लोग दैट्स वाई एल्यूमिनियम वायर आर प्रेफर्ड फॉर ओवरहेड केबल्स। तो ये लाइटर है इन कंपेरिजन टू द कॉपर वायर, इसलिए हम इन प्लेस ऑफ कॉपर वायर ओवरहेड पावर केबल्स जो होते हैं हमारे, उनके लिए हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल आप। स्टूडेंट अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज गिवन रेजिस्टेंसेस ऑफ 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. How will you combine them to get the equivalent resistance of number A 11/3 ohm, number B 11/5 ohm, number C 6 ohm, number D 6/11 ohm. स्टूडेंट इस टाइप के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके लिए आपको जो है गिवन रेजिस्टेंसेस एंड जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है उस पे नजर डालना होगा। गिवन रेजिस्टेंसेस है 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm एंड जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 3 and 11। देन स्टूडेंट आपको लाना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 11/3 ohm और जो गिवन रेजिस्टेंसेस है वो 1, 2 and 3 ohm है। अब 11/3 का अगर आप
नंबर निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 3 जा 9, इट मींस 3 पॉइंट समथिंग होने वाला है। तो स्टूडेंट 3 से ऊपर जाना है तो 3 ओम को अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करेंगे तो हमारा 3 ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस तो इक्विवेलेंट में आने वाला हो, और इन दोनों को अगर हम पैरेलल में कंबाइन करेंगे तभी इनकी वैल्यू कुछ डिक्रीज हो सकती है। फिर उनको मतलब इन दोनों का अगर हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं और इसके साथ सीरीज में रखते हैं तो 3 से कुछ ऊपर जो है रेजिस्टेंस आने वाला है। भाई कॉन्सेप्ट ये रखना है माइंड में, पैरेलल में जो गिवन रेजिस्टेंसेस होते हैं उनसे जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है, बट सीरीज में गिवन रेजिस्टेंसेस को अगर ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनमें जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है उससे भी ऊपर आने वाला होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो फर्स्ट 11/3 इट मींस 3.6 के समथिंग आ रहा है, ठीक है, 3.67 ओम के अप्रॉक्स। तो 6-7 ओम जो है 1 ओम एंड 2 ओम के उसमें आ सकता है। क्लियर ना? और 3 के साथ उसको ऐड करेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। इसमें ज्यादा बड़े न्यूमेरिकल्स आपको नहीं दिए जाते हैं, बिकॉज ये जो है आपको लॉजिकल पावर यूज करनी होती है तभी ये सॉल्व होते हैं। तो इसमें ऐसे ही छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे आपके। तो स्टूडेंट क्या करना है, आपको 1 ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड 2 ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में। तो 1 ओम एंड 2 ओम को आपने कनेक्ट किया पैरेलल में, देन इसके साथ आप सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। इसको पॉइंट ए बोल देते हैं, इसको पॉइंट बी बोल देते हैं। अब स्टूडेंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका क्या निकल कर आएगा, 1/1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/R1, 2 प्लस 1 इट मीन्स 3/2। क्लियर स्टूडेंट? ये हमारा आ रहा है 3/2। और अब अगर हम R1 की वैल्यू इससे कैलकुलेट करते हैं तो R1 इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 2/3 ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इट मीन्स हम इन दोनों को हटाएंगे और इसके प्लेस में एक सिंगल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को लगाकर देखते हैं, ए एंड बी। तो ये हमारा है 2/3 ओम और ये है हमारे पास 3 ओम। अब ये सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा R इज इक्वल टू R1 प्लस 3 ओम। R इज इक्वल टू 2/3 प्लस 3 3 जा 9 2 11/3। इट मींस स्टूडेंट ये करेक्ट कॉम्बिनेशन हम लोगों ने जो है लेट किया हुआ है। क्लियर? नाउ स्टूडेंट अब सेकेंड में मूव करते हैं, नंबर बी। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, ये 11/5 आ रहा है, 11/5 ओम। इट मींस यहां पर जो है हमें 2 ओम से ग्रेटर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में, और गिवन हमारे पास 1 ओम 2 ओम 3 ओम। इट मींस स्टूडेंट जो हमारे पास 3 ओम और 1 ओम है, अगर हम इनको जो है पैरेलल में कंबाइन करेंगे और फिर 2 ओम को सीरीज में कंबाइन करेंगे तभी आ सकता है, क्योंकि 2 से ऊपर लाना है। क्लियर? तो करके देखते हैं स्टूडेंट इसको। 1 ओम एंड 3 ओम को भाई कनेक्ट कर देते हैं एक बार। पैरेलल में एंड सीरीज में कनेक्ट करते हैं 2 ओम। क्लियर स्टूडेंट? तो 1 एंड 3 ओम का जो आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/3। तो भाई 3 और ऊपर हुए 4, R1 की जो वैल्यू आ रही है वो 3/4 है। अगेन स्टूडेंट इन दोनों घटाएंगे, इनके प्लेस में एक सिंगल लगाएंगे। तो भाई ये है हमारा 3/4 और ये है हमारा 2 ओम। क्लियर? अब इसको जो हम सीरीज में इनको अगर हम इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं तो 3/4 प्लस 2। तो स्टूडेंट यहां पर जो है हमें लाना था 5
और 5 हमारा आ नहीं रहा है। तो अब हम वेरिएशन करेंगे, यहां पर 2 ओम रखते हैं, यहां पर 1 ओम रखते हैं, देखते हैं क्या इसमें आ जाएगा। भाई इसमें ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अगर एक कॉम्बिनेशन आपका फेल हो रहा है तो आपको दूसरा कॉम्बिनेशन चेक करना होगा। देन स्टूडेंट ये हमारा 1/2 हुआ, क्लियर है। अब आ जाना चाहिए 3/6 और ऊपर जा रहा है 5, ये बना 5/6, सॉरी 6/5 और ये हमारा हो जाएगा 6/5, 6/5, क्लियर। 5 लेते हैं एलसीएम, 5 एलसीएम लेंगे तो 5 2 जा 10, 16 आने वाला है। बट स्टूडेंट यहां पर तो हमारा ये 1 ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो गया ना, क्लियर। देन ये 11/5 ओम आया। तो नाउ स्टूडेंट ये जो है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो भाई देखिए थोड़ा सा आपको जो है इसमें परेशान होना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन को देखने के लिए आपको थोड़ा जो है लॉजिकल पावर यूज करनी होगी। अगर एक कॉम्बिनेशन नहीं सेट होता है तो फिर आपको दूसरा भी ढूंढना होगा। तो सिंपल सी बात है, इस तरीके क्वेश्चन यहां पर आप इजिली सॉल्व कर लेंगे, यहां पर आप इजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इनके दोनों के लिए तो हम आपको बिल्कुल एकदम ऐसी बात बता देंगे कि आप पक्का सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन ऐसे केसेस में आपको लॉजिकल पावर यूज करनी होगी। आपको यह भी दिमाग लगाना होगा कि भाई डिवाइड में 5 आ रहा है, डिवाइड में 5 यहां आ रहा है, तो आप कुछ ना कुछ सही होने वाला है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहां पर सोचना होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो थर्ड में जनरली हमको लाना है 6 ओम एंड गिवन रेजिस्टेंसेस है अपने पास 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। तो भाई सिंपल है, 2 1 3 3 6, इट मींस नंबर सी वाले में हमको इन तीनों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस को सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर देना चाहिए। तो 3 ओम, 2 ओम एंड 1 ओम को अगर सीरीज में कंबाइन करते तो R इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6 ओम। क्लियर है ना। नंबर डी देख लेते हैं स्टूडेंट। नंबर डी भी सिंपल है, बिल्कुल समझ जाएं तुरंत। इसके पीछे रीजन क्या है तुरंत समझने का भाई। 6/11 ये 1 से भी कम है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस गिवन है उनमें सबसे छोटे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से भी छोटा हमारा एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब है सभी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस को जब आप पैरेलल में कंबाइन करेंगे तभी आपको मिनिमम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मिलने वाला होगा। सीरीज में अगर आप किसी भी एक को कंबाइन कर देंगे तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, ठीक है। तो इन सबको हमें पैरेलल में कंबाइन करना होगा। तो 1 ओम को, 2 ओम को एंड 3 ओम को पैरेलल में कंबाइन करते हैं, देन फाइंड आउट करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। अब स्टूडेंट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 1/R इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, 1/R 6 प्लस 3 प्लस 2, इट मीन्स 11/6 और यहां पर इसका रेसिप्रोकल करेंगे, देन 6/11 ओम। यही रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस था। तो भाई नंबर बी में हमें होना पड़ा थोड़ा कंफ्यूज। रीजन है कि कोई सॉलिड लॉजिक नहीं मिल पा रहा था, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को ट्राई करना पड़ा। तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपना, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क ए एंड बी। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपने पास एक कॉन्सेप्ट है। अपने को क्या यार, अपने को तो बस पानी निकालना है। तो स्टूडेंट क्या करना है, अपने को पानी निकालना है। तो पानी कहां से निकालना है, कहां तक निकालना है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच आपको इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आपको पानी भी पॉइंट ए से
पॉइंट बी के बीच निकालना है। इट मीन्स स्टूडेंट पॉइंट ए से आप वाटर को फ्लो कराएंगे, पॉइंट ए से आप वाटर को फ्लो कराएंगे, पॉइंट ए से आप वाटर को फ्लो कराएंगे, पॉइंट बी तक जाएगा। अगर आपका एक ही कलर का वाटर, मान लीजिए सपोज दैट आपने रेड कलर का वाटर फ्लो कराया और रेड कलर का वाटर ही ऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस विच आर कनेक्टेड इन कॉम्बिनेशन, अगर वही रेड कलर का वाटर जो है सारे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस में फ्लो होता है तो स्टूडेंट हम बोलेंगे कि वो सारे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। दूसरी बात अगर क्लियर कॉन्सेप्ट में कहें तो भाई आई इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो करा रहे हैं और जो इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो करा रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस में सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट सेम होती है। तो इस कॉन्सेप्ट से भी हम देख सकते हैं। अगर एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी हम यूज करते हैं तो भाई फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस को फर्स्ट एंड से बैटरी के एक टर्मिनल से, सेकंड फर्स्ट के सेकंड को सेकंड के फर्स्ट से, सेकंड के सेकंड को थर्ड के फर्स्ट से, थर्ड के सेकंड को फोर्थ के फर्स्ट से, फोर्थ के सेकंड को फिफ्थ के फर्स्ट से एंड फिफ्थ के सेकंड को हमने जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। तो इट मींस स्टूडेंट इस तरीके से भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन है चेक कर सकते हैं। ये सारी कंडीशंस किसकी है? सीरीज कॉम्बिनेशन की है। एक सिंपल सा तरीका है यार, अपने को क्या, अपने को तो बस पानी निकालना है। पानी आप निकाल दीजिए किसी एक कलर का, अगर वो सब में एक ही जा रहा है तो सिंपल सी बात है सारे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो भाई नंबर ए के लिए सिंस ऑल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज, then equivalent resistance of combination क्या बना? रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो भाई कैपिटल R इज इक्वल टू 5 टाइम्स R है, 5 टाइम्स R है, R। तो भाई ये बन गया 5R ओम, 5R ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ये हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट स्टूडेंट जो सेकंड है अपने पास पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के जो बीच में हमने बहुत सारा नेटवर्क बनाकर रखा हुआ है, इस क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें करना क्या स्टूडेंट, यहां पर 2 कलर्स का वाटर जो है फ्लो कराना है। एक वाटर होगा ब्लैक, एक वाटर होगा रेड। क्लियर? तो स्टूडेंट देखते हैं हम कि जब हमारा ब्लैक और रेड वाटर फ्लो करता है तो यहां पर तो भाई बोथ वाटर आ रहे हैं, ब्लैक एंड रेड। अपने को क्या है, अपने को तो बस पानी निकालना है। मान लीजिए रेड वाटर इधर गया तो स्टूडेंट जो रेड वाटर इधर जाएगा वही 1 ओम इसमें भी जाएगा, 1 ओम इसमें भी जाएगा। और ब्लैक वाटर अगर इधर गया तो 2 ओम दोनों में यही सेम रहने वाला। फिर ये दोनों वाटर कंबाइन होंगे, फिर रेड वाटर इधर जाएगा एंड ब्लैक वाटर इधर जाएगा। फिर स्टूडेंट यहां पर रेड वाटर इधर जा रहा है एंड ब्लैक वाटर इधर जा रहा है। क्लियर? तो भाई अभी के लिए अगर हम नेटवर्क को अपने समझते हैं और ब्लैक वाटर इधर जा रहा है तो भाई वाटर कहां कहां सेम है? वाटर सेम है हमारा इस 1 ओम में, इस 1 ओम में, इस 2 ओम में, इस 2 ओम में, इस 1 ओम में, इस 1 ओम में, इस 2 ओम में, इस 2 ओम में, इस 1 ओम में, इस 1 ओम में, इस 2 ओम में, इस 2 ओम में। इसका मतलब स्टूडेंट ये दोनों सीरीज में, 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 ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो सिंपल सी बात है, पहले छोटा छोटा सॉल्व किया जाता है हमेशा। तो यहां पर भाई 1 ओम ये मिलाकर हो जाएगा 2 ओम, यहां पर 2 ओम ये मिलाकर हो जाएगा 4 ओम। तो भाई ये जो नया नेटवर्क हमारा बनकर आएगा इसका, तो वो नेटवर्क होगा स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, वो नेटवर्क होगा हमारा 2 ओम, नीचे साइड 4 ओम, फिर स्टूडेंट 2 ओम
नीचे साइड 4 ओम, फिर इसी तरीके जो है ये 5 टाइम्स हमको बनाना है। यहां पर तो भाई आएगा नहीं, तो हमें यहां नीचे कर लेते हैं 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 5 टाइम्स करना है इसको, 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 1 2 3 4, 2 ओम, 4 ओम, एंड ये हो गया अपना 5 टाइम्स, 2 ओम एंड 4 ओम। तो ये स्टूडेंट 5 टाइम्स हो गया बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब फिर से स्टूडेंट यहां पर हमें क्या करना है, वाटर फ्लो कराना है रेड एंड ब्लैक बोथ कलर का। तो भाई रेड एंड ब्लैक जो है 2 कलर्स का वाटर जो है हम लोग यहां फ्लो कराएंगे। मान लीजिए सपोज दैट रेड इधर गया है एंड ब्लैक इधर जाएगा, ठीक है, और ब्लैक स्टूडेंट इसमें जाएगा। अब स्टूडेंट सिंपली यहां पर भी, तो यहां सब में समझ में आ रहा है 2 ओम एंड 4 ओम, 2 ओम एंड 4 ओम, 2 ओम एंड 4 ओम, 2 ओम 4 ओम, 2 ओम 4 ओम, इन सब में डिफरेंट करंट कलर का वाटर फ्लो होगा। तो इट्स मीनिंग इज दैट कि ये अपने पैरेलल में कनेक्टेड है। अपने को क्या यार, अपने आप को पानी निकालना है। पानी अगर अपना जो है सेम कलर का फ्लो होता है तो पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन है, और अगर डिफरेंट कलर का फ्लो होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो भाई 2 एंड 4 ओम का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा वो आएगा 1 बाई R1 इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेते इसको, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 3 बाई 4। R1 बना हमारा 4 बाई 3। अब स्टूडेंट यहां समझ में आ रहा है कि इसका पैरेलल जो है बना 4 बाई 3, तो अब इन सबके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, सिमिलर है। तो भाई अब हमें ऐसे 5 इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से जो है कनेक्ट कर देने हैं। भाई इन दोनों को हटाएंगे, इनकी जगह में 4 बाई 3 लगाएंगे, इन दोनों को हटाएंगे, इनकी जगह 4 बाई 3, इन दोनों को हटाएंगे, इनकी जगह 4 बाई 3। तो सिंपल है स्टूडेंट, ऐसा जो है 1 2 3 4 एंड नाउ 5 सब जो है 4 बाई 3 ओम, 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 ए बी। नाउ स्टूडेंट ये जो 5 इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस हैं, अब इनमें अगर हम वाटर फ्लो कराते हैं तो क्या है यार, सेम वाटर फ्लो हो रहा है। रेड अगर फ्लो करा है तो सारे रेजिस्टेंसेस में रेड ही जाने वाला है। तो भाई ये एक सेम टाइप का वाटर सब में फ्लो हो रहा है, इट मींस ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो भाई सीरीज में कनेक्टेड है तो 5 टाइम्स कर देंगे, आर वैल्यू निकल आएगी 5 इंटू 4 बाई 3, 20 डिवाइड बाई 3 ओम। क्लियर स्टूडेंट? तो R इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 3 ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस फाइंड होने वाले। नोट कर लीजिए स्टूडेंट। तो आज की क्लास हम यहीं से जो है फिनिश करते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है तो जाइए हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में, वहां आपको अपने जो अभी तक का सिलेबस हुआ है उसको पूरा कंप्लीट करना है। दूसरी बात स्टूडेंट, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें, कॉन्सेप्ट का पूरा आनंद लें, फील फिजिक्स एंड फील द डीपनेस ऑफ फिजिक्स। हम लोग यहां अपने इस YouTube चैनल में कंप्लीट कोर्स करेंगे, रेगुलर क्लास होगी, रोज वीडियो मिलेगी आपको। बस आपको बने रहना हमारे साथ, अपनी कॉपी को कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए, बराबर रिवीजन करिए। और एक बात और बता दें स्टूडेंट, समय की एक ही परिभाषा है, गुजर जाता है। तो आपका समय बीते नहीं, उस समय के साथ चलिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। हमारा
ये उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी हम आपके सिलेबस को कंप्लीट कर दें। अब वो कंप्लीट आपको खुद ही नियर अबाउट 15 डेज में पता लग जाएगा कि हम लोग कितनी जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। विथ न्यूमेरिकल, विथ डेरिवेशन, विथ थियरी, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन योर यूट्यूब चैनल। देन स्टूडेंट, वीडियो को अंत में कहूंगा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो, और फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप में शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।